अभी जो हम वीडियो देख चला रखी थी हमने कि जो इसमें पूरी बात हमारी नहीं हो पाई उसमें। और सभी का स्वागत है जिन्होंने कमेंट किया उसमें पहली वीडियो में, और उससे पहली वीडियो में जितना कमेंट किया सभी का धन्यवाद। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो चंद्रशेखर से एक दो सवाल हमारे और भी हैं उनसे बात करना चाहते हैं कि इसमें जो ईवीएम का जो चल रहा है, मोहन मेश्राम जी भी उसके खिलाफ पूरा आंदोलन छेड़ रखा है। और जो यहाँ पर अमेरिका में से किसी का जो है फ़ोन पर बात हुई थी उनकी, तो कमेंट लिख के भेजें भाई साहब नीचे, तो मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको जी। चंद्रशेखर जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, इसको एक्सेप्ट करें प्लीज। जी भाई साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अभी दो सवाल करूंगा मैं, तो इसमें क्या है कि जो क्योंकि बार बार कट रहा है, जो शायद उनको तकलीफ हो रही है लोगों को। तो ईवीएम का जो चल रहा है, ईवीएम सबसे बड़ी खतरनाक चीज है भारत के अंदर आज ये मनु समृद्धि कह सकते हैं दूसरी इसको। ईवीएम के बारे में जी आपको क्या ख्याल है? जो यहाँ से लंदन फोन गया है यहाँ से अमेरिका से, उन्होंने बताया कि ईवीएम को 2014 में हैक किया गया था, उसके 11 साथी मारे गए और उसको भी फोड़ दिया गया है यहाँ जी पर। तो इसमें क्या कहना चाहेगी, ईवीएम को मुकम्मल तौर से बंद होना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए इसमें जी? जी देखो भाई, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उस पे कि ये काम जो है जी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो राजनीतिक दल है, जो बाबा साहब के दिए हुए सबसे बड़े हथियार का प्रयोग जिनके लिए हम करते हैं, जिनको देते हैं, ये उनका जिम्मेदारी बनती थी। जी इनको बहुत दिन पहले इस पे आंदोलन करना चाहिए था। और अभी जो यूपी के लिए मैं कहूँ, बसपा समाजवादी आरएलडी के लोगों को चाहिए, जिनको हमारी वोट चाहिए, जी उनको चाहिए कि वो चुनाव का बहिष्कार करें और इसके विरोध में आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि वोट तो उनको चाहिए ना। हम तो सामाजिक मूवमेंट के लोग हैं। जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या बैठने वाले हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए। जी जी क्योंकि तो अगर हमने वोट दी भी, देखिए, जी बाबा साहब ने कहा वन वोट वन वैल्यू। एक आम आदमी की और एक राष्ट्रपति की वोट बराबर है, ये बाबा साहब ने वोट का की ताकत बताई। जी फिर साहब काशीराम ने हमें बताया कि हमें वोट की सुरक्षा बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है। तो यानी कि वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो जी जिनको हम लोग वोट देते हैं, अगर हमारे वोट की चोरी हो रही है, तो उनका क्या दायित्व बनता है? उनका दायित्व ये बनता है कि वो हमारी वोट को रुक की जो चोरी उसे रुकवाए। तो उसके लिए वो महलों में ना बैठे, उसके लिए वो इसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, रोड पे आए, धरना दें, चुनाव का बहिष्कार करें, संघर्ष करें, सुप्रीम कोर्ट लड़ें, यूएनओ जाके लड़ें, कुछ तो करें। नहीं, दरअसल मैं जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया कि जो इनकी गुनाहों की जो फाइलें हैं, वो आरएसएस के हाथ में होंगी, या इनके जो जो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट बोलते हैं इसको, उनके हाथ में। उनकी इनकी पूंछ पकड़ के घुमा देते हैं पीछे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसमें इसका रास्ता बता दूं। जी जो करप्ट हो चुके हैं लोग, उनको चाहिए कि चाबी दूसरे के हाथ में दे दें। आपकी वजह से मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए ना। जी अगर आपकी वजह से मूवमेंट को नुकसान हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप चाबी किसी और के हाथ में दे दें, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। वो आपको ही तो घेर सकते हैं। ईमानदार आदमी के हाथ में चाबी दे दो, उसको कैसे घेरेंगे? जी 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 एक सवाल मेरा है आपसे, पूरे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, और मैं जी उसे सवाल को 5 मिनट बाद करूंगा। इसलिए करूंगा कि देश के करोड़ों नौजवान, लाखों नौजवान इस लाइव को देखेंगे। ये सवाल मेरा इसलिए बन रहा है, आज के नेताओं से मेरा सवाल है ये। तो जी ये मैं करूंगा जरूर, क्योंकि देखो भैया, मैं तो स्वतंत्र आवाज हूं। जी तो मैं ये सवाल आज करूंगा और चाहूंगा कि सब लोग, जितने लोग इसे सुन रहे हैं, वो इस पर जवाब दें। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी आप अपना दूसरा सवाल रख दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि ये जो वहां बैठे हैं तिलकधारी, ये भी इस कनेक्शन कट कर दे इससे पहले। तो इसमें मैं लास्ट सवाल ये करूंगा अब आपसे, जैसे कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो मतलब शायद हो, मैं इतना नहीं जानता कि सारे के सारे तो नहीं हो सकता है, जो आरएसएस के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो एसटी एससी ओबीसी के ही हैं। उसमें ब्राह्मण तो नहीं नीचे काम करते, ब्राह्मण तो सिर्फ ऊपर बैठ कर उनको फना रख रखा है, उनके ऊपर जो आरएसएस में संघ प्रमुख जो है कभी दलित नहीं बन सकता, ये उनके उसमें लिखा, बंच ऑफ थॉट में।
जी वो तिरंगे को कभी अपना झंडा नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनकी उसमें लिखा बंचेस ऑफ थॉट में, जो जी जी। किताब आरएसएस के प्रमुख ने लिखी थी, जो आरएस के पुराने जो सह संचालक हुए जो भी थे, उन्होंने लिखी थी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो उसमें बैठे हैं उनके लिए भविष्य में क्या होने वाला उनका, और जो उनसे जो अभी नौजवान खड़े हैं उनका भविष्य, भारत का अगर आरएसएस की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, उनके कैसे हालात होंगे? अगर वो उनसे बच ही जाते हैं तो उसके बाद कैसे हालात होंगे? तो इस पर बताएं कुछ जी। जवा नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, महेंद्र अहिरवार, पवन कुमार डोगरा जम्मू कश्मीर से, सचिन है भाई छोटा। देखो भाई, दोनों बातों का जवाब दूंगा, बातें थोड़ी कड़वी हैं। जी पहली बात, आपने कहा कि हमारे लोग ही उनके नीचे काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। इसी वजह से उनका चल रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें गुमराह किया। वो कौन लोग हैं, अब सुन लीजिए। सारे लोग तो नहीं है, कुछ लोग तो हमने छुड़ा लिए चंगुल से। जी जैसे एक शिकारी शिकार करने के लिए किसी दूसरे उन्हीं सजातीय, उन्हीं के जैसे दिखने वाले पक्षी का यूज करता है, उनका वो आज यूज वाली स्थिति में है। जी आज उनके उनको साथ रख के हमें हमें काटा जा रहा है, हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल उनका भी नंबर है, क्योंकि उनके लिए तो हम दोनों ही सजातीय हुए ना। जी 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 वो एक कहावत है ना कि मेरे मेरे घर पे जलने वाले फूस का छप्पर आपका है। वो सुनी है आपने? जी। वो कबीरदास जी भी कहते हैं भाई, दूसरे के घर में जो आग लगी है ना आज, वो हमारे घर में भी लगने वाली है, इस करके जो है ना, हाँ। ना बनाओ दूसरे घर में आग लगी है। तो जिन्होंने 5,000 साल से लगाई है उनको भी लगने वाली है, ऐसा नहीं उन्होंने। मेरे कत्ल पे मेरे कत्ल पे तुम चुप थे, तुम्हारे कत्ल पे मैं चुप हूं, आगे नंबर आपका। ये कहावत एक बड़ी शायरी है। जी तो आज जो लोग हमारे हमें हम उनके साथ खड़े होकर हमारा कत्ल करवा रहे हैं, अपने भाइयों का कत्ल करवा रहे हैं, कल उनका भी नंबर है। विजय कामले मेरा भाई जुड़ गया है महाराष्ट्र से। जी मैं अब मेरा सवाल भाई, एक और दूसरी आपने कही कि बहुजन संगठनों का युवाओं का क्या होने वाला है, जो लोग मिशन चला रहे हैं। जी अगर दोबारा भाजपा की सरकार आएगी, ये युवाओं के लिए प्रश्न है। तो भैया भीम आर्मी पे तो सबसे पहले वो भीम आर्मी को नक्सली घोषित करके इन लोगों को मारने का काम करेंगे, ये बात तो लिखित। और जी मौत का डर हम निकाल चुके हैं। हमें बाबा साहब साहब काशीराम का मिशन चलाना, ज्योतिबा फुले का मिशन चलाना, गुरु गोविंद सिंह के ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हित जी हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। तो हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का फुरमान एक भी है, उन्होंने कहा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब भी वही है कि जो न्याय, जो आम आदमी के साथ में अन्याय करता हो, और जो मजलूमों के ऊपर जुल्म करता हो। तो सबसे बड़ा जो आतंकवादी ग्रुप आरएसएस है, तो सबसे पहले सिखों का फर्ज बनता है कि इसका आरएसएस को ठिकाना लगाए, और सभी का जो फर्ज बनता है कि जितने भी मूवमेंट चल रही है आरएसएस को एक तरफ हटाए। मार्शल कौम है सिख, तो यहाँ की इस देश की मार्शल कौम है। वो तो कुछ किसी को भी ठिकाने लगा सकती है। बस उनको भी वो सही लाइन पे आ जाए तो बहुत अच्छा भला हो जाए, पहली बात। जी तो ये होने वाला है। तो देश के जो बीमार जो करोड़ों युवा जो जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधित्व की बात करे। कि जी ऐसा ना हो कल ये सरकारें, जो लोग आज आज बात कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं, जो आज 10% आरक्षण का की के समर्थन की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक ये जो आरक्षण है ना भाई, जी जी ये आरक्षण क्या है? ये जातिगत आरक्षण को खत्म करने की पहल है। और ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसका समर्थन कर रहे हैं। ये कल गद्दार, ये जो लोग बैठे हुए ना, ये आवाम सवाल करेगा, बहुजन युवा सवाल करेगा, आने वाली पीढ़ियां सवाल करेगी कि जब हमारे हक अधिकार छीन रहे थे, आप क्यों चुप थे? क्यों जी आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे हक अधिकार को छिनवाया? अब मेरा सवाल आपसे है एक, और पूरे युवाओं से, और जी। विजय कामले लेके जितने भी लोग पवन कुमार डोगरा सुन रहे हैं, वो एक बार जवाब दें। क्या आज के नेता बाबा साहब से बड़े हो गए हैं, मेघराज भाई? जी जी। सवाल यह है कि आज के वर्तमान के बहुजन नेता बाबा साहब से बड़े नेता हो गए हैं क्या? उनकी सोच बाबा साहब से बड़ी होगी है? नहीं, जो बाबा साहब के पन्नों पे पढ़कर, वहां पर उनकी कसम खाकर जो वहां पर बैठ के रोटियां खा रहे हैं, तो वो बड़े कैसे हो सकते हैं? वो तो बहुत अब मैं छोटे। एक अब मैं एक कुछ सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। जी ब्राह्मण अगर कोई भी रंग धारण करता है, जी या फिर कोई भी संगठन मूवमेंट पार्टी में शामिल होता है, जी तो भी ब्राह्मणों के मूल स्वभाव में बदलाव होने वाला नहीं है। जी इसलिए भारत के मूवमेंट को लीड करने के लिए
अगर हम ब्राह्मण को अलाउड करते हैं तो ब्राह्मण उसके पोजीशन का उपयोग करके मूवमेंट को मिसलीड और मिसगाइड करेगा, जी ताकि कर्मिक असमानता की व्यवस्था को बरकरार रख सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि ब्राह्मणों को गलती से भी किसी भी संगठन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 4 दिसंबर 1954 में तृतीय बौद्ध धम्म सम्मेलन में कहा है। वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 3 पे इसका जिक्र है। अब ये मुझे बताओ कि जो आज ये कह रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, यूपी में और इस देश में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, जो ये कह रहे हैं सवर्णों को 10% आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ब्राह्मणवाद विरोधी है, तो इसका मतलब आज वो नेता बाबा साहब से बड़े हो गए हैं। नहीं, बड़े ने वो अपने अपना को मान रहे हैं, जो खुद को मानता है ना बड़ा, वो बड़ा नहीं होता, वो तो बहुत छोटा होता है। वो मान रहे हैं अपने आप को बड़ा, लेकिन बड़े नहीं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो अपने आप को खुद को होशियार मानता है वो बेवकूफ होता है। और जो लोग एक समानता की बात करते हैं, जो एकता की बात, जो अपने आप को सही मानता है वो सही इंसान है, वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो बड़े तो कद से नहीं अकल से बड़े होते हैं। तो जो लोग अकल से और पैसे से, जो कद से और पैसे से बड़े होना चाहिए, वो बड़े नहीं होते। वो हमेशा ही गिरे हुए इंसान होते हैं और बेवकूफ होते हैं। तो ये जो है ना महापुरुषों की बात, जो जो अपने लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हो आप जी। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। यही एक नारा है। जी ब्राह्मणवाद सही नहीं सहा जाएगा। ये देश, इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब के संविधान तो चलेगा। कोई छेड़खानी करेगा उसका इलाज किया जाएगा। और अभिजीत छोटे भाई, याद रखना, जी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी रखनी होनी चाहिए, वरना कल ये नेता जो आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं सबसे पहले तुम्हारा इलाज करेंगे भीम आर्मी का, याद रखना। क्योंकि इनको पता है, इनके साथ जो ब्राह्मण बैठा है उनको भी पता है कि ये नौजवान जो है, जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, ये कल तुम्हें चबा जाएंगे, निगल जाएंगे, क्योंकि ये ईमानदार लोग हैं, बाबा साहब के ईमानदार बच्चे हैं। दूसरी जी जी। बात, एक नारा और था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट हमारा है, 85% लोग 15% को राज करने नहीं देंगे। एक तीसरी हमारे साथ बात, किरण जी, किरण सबसे महत्वपूर्ण बात, जी मेघराज भाई, जी जी जो किरण बहुजन की बात करेगा जी जी वो जी दिल्ली पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो सर्वजन की बात करेगा वो तो अपने घर पे भी राज नहीं कर पाया, क्योंकि सर्वजन तो उसका घर भी छीन लेंगे। जी जी। अभी ये किरण यादव, सर्वजन की बात करने वाले लोग तो अपना भला नहीं कर पाए, ये समाज का भला क्या करेंगे। जी जी, किरण यादव जी ने हमारे कमेंट किया। आप जानते हैं कि आप करते हैं जहां पिछड़ा दलित अधिक संगठित होकर एक लीडर तैयार करते हैं, उस लीडर के पास ब्राह्मण अपनी बेटी भेज देते हैं, देती है। रामविलास पासवान दलित लीडर, ब्राह्मण ने तुरंत उसकी बेटी की शादी करा के सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए हजारों पिछड़ा दलित लीडर जैसे ही आगे आया, उसके सामने अपनी बेटी आगे कर दी। ये क्या बात, इनकी बात सही है कि किरण यादव जी ये बहुत भीम आर्मी को अच्छी तरह से जानती हैं, और ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। पूरे भारत के अंदर लेडीज नंबर 1 कह सकते हैं इनको हम, कि ये पूरी ब्राह्मणों की बैंड बजाई इन्होंने, और जो राजनीतिक पार्टी उनकी बैंड बजा रखी है। आरएसएस इनकी बात से मैं है। अपनी मैं अपनी बहन का जो है, किरण यादव का समर्थन करता हूँ। जी और मैं ये भी उन्हें बता देता हूँ कि जब भी कोई काम करोगी बहन, तो ईमानदारी से काम करोगी तो ये व्यवस्था तुम्हें खाने के लिए, ये कभी भी बहुजनों को शासक नहीं बनने देंगे। तो हमें चाहिए कि बहुजन समाज को एकजुट करें और उनको उसकी सत्ता की ताकत का एहसास कराएं। और मुझे पूरा भरोसा है, आने वाला समय बाबा साहब के कहे अनुसार 21वीं सदी हमारी है, बहुजनों का राज आने वाला है। तो इस देश, ये मैंने जैसे बताया कि देश संविधान तो चलेगा, और जी संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं आज उनका इस सरकार में, क्योंकि ये सरकार तो पहले ही संविधान को नहीं मानती है, तो आज इस सरकार में उन संविधान का पूरा उल्लंघन हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है। जी 13 दशमलव रोस्टर प्रणाली जो है इस देश में बहुजनों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए लागू की गई है।
10% आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, इनके जातिवादी जज मेघराज भाई जी क्या कहते हैं। अभी इस पे बात करेंगे, अभी इसको सुनेंगे, खारिज नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या पे चुप। कॉन्स्टिट्यूशन के हत्यारों को जवाब मांगेगा समाज, जो आज 10% आरक्षण पे समर्थन कर रहे हैं। उनसे आने वाले समय में समाज जवाब मांगेगा कि बाबा साहब ने कहा था एक बार, मुझे अगर मेरे बच्चों जिंदा रखना चाहते हो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को जिंदा रखना, मैं तुम्हारे बीच जिंदा रहूंगा। तो बाबा साहब को की हत्या करने का काम ये जो लोग कर रहे हैं, जो संविधान खत्म करवाने का काम कर रहे हैं, इन हत्यारों को बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। जी जी जी। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़े, और इन सवालों का काफ़ी लोगों को इंतजार था जवाब। लेकिन जो है 2-3 सवाल है, इसमें ईवीएम के ऊपर आपने स्पष्ट नहीं किया हो कि ईवीएम को बंद करना चाहिए, और 5 तारीख का भी थोड़ा स्पष्ट कर दे तो अच्छा रहता है इसमें। मैंने आपको बताया भाई कि देखिए क्या नीति है, किस एजेंडे पे काम करेंगे, क्या करेंगे। ये कहते हैं ना, एक नारा यहाँ ये भी है कि जी चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष में अगर सब लोग साथ आ जाएं, रास्ता एक है, मंजिल एक है, गठरी अलग अलग उठा के चलनी है। तो मैं तो सबसे छोटा हूं इनमें, तो जो जी ईमानदार से काम करेगा, मैं तो सबके साथ खड़ा हुआ। मुझे मुझे मैं अपने निजी हित के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेघराज भाई, जी जी मुझे बहुजन मूवमेंट में किसी ने धक्का नहीं मारा कि जा काम कर ले। मैं तो ईमानदारी से खुद उस पीड़ा को महसूस करके, उस तड़प को महसूस करके, साहब काशीराम का जो मिशन रुक गया था, बाबा साहब का जो सपना पूरा नहीं हो रहा था, उसको पूरा करने के लिए मिशन में उतरा। अपनी सभी सामाजिक इच्छाएं खत्म करके, अपनी सारी जो मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं थी उनको खत्म करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाबा साहब और साहब काशीराम का जो त्याग, समर्पण, ज्योतिबा फूले, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, जो उनका त्याग, संघर्ष, समर्पण है, जो उन्होंने कुर्बानियां दी है, तो मैं उसको, उसका बोझ लेके नहीं मरना चाहता। तो जी मैं चाहता हूं कि मैं उस बोझ के, कुछ तो उस बोझ का थोड़ा सा, थोड़ी सी तो अपने ऊपर से उसको, बोझ को उतार जाऊं, इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। जी जी। संघर्ष को मेरे आपने जैसे 1,000 आएंगे, 1,000 चले जाएंगे, मिशन चलता रहना चाहिए। जी, संगठन में जो आपने बताया ना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, बहुजनों की आज़ादी, और मनुवाद से आज़ादी, और बेगमपुरा राज, खालसा राज इसका एंड करेगा जो मनुवाद का। तो हम आपका धन्यवाद जो आप और हमारे साथ जुड़े, और आने वाले टाइम में हम आपको जुड़ेंगे दोबारा फिर। आज के लिए शुक्रिया। बस एक बार आप ये भी बता दो, जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर मीडिया की पैदाइश है, भीम आर्मी जो आरएसएस का संगठन, उन्हें ये भी बता दो कि आप चंद्रशेखर को कितने दिन से जानते हो, और चंद्रशेखर जमीन पे काम करता था, नहीं करता था, क्या करता था। आप एक बार अपने साथी को ये भी बता दो। भाई, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर ने जिस जिस वक्त भीम आर्मी स्टार्ट की थी, उस वक्त से हमारे साथी हैं ये, और ये जमीनी काम कर रहे हैं, सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गुमराह किसी को भले की बात कोई और आपको बताया आगे, चंद्रशेखर को किसी और ने खड़ा किया, उसकी हमें बिल्कुल जो ऐसी बातों की निखेधी करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो आदमी खुद बोल रहा है किसी चीज़ के लिए, उसको थोड़ा समझे। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं जो आप लोग समझते हैं, नहीं हमारे साथ है बहुत दिनों से। तो जब से बीमारी बढ़ी है, जब से, तो अभी तो मैं बीमारी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, तो आज भी हम आपके साथ में हैं, और 5-7 साल हो गए तकरीबन हम इनसे मुलाकात जारी है हमारी। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। धन्यवाद मोहित साहब, जय सत भीम, श्रीकाल। जय भीम आर्मी, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, सत वाहिगुरु श्री जी, अकाल। सत श्रीकाल, थैंक यू जी आपका, हाँ, शुक्रिया। जय वाल्मीकि।